दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। रात में तेज आंधी तूफान के बाद जोरदार बारिश हुई है। यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में बारिश से हाहाकार मचा है। यूपी उत्तराखंड में लगातार बारिश से कैसा मंजर है, उसके लिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जहां बिजौनी में बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया तो बाढ़ का अलर्ट है। पीलीभीत में शारदा के उफान से पेंटून पुल टूट गया। चंपावत में तबाही से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जोशीमठ और पिथौरागढ़ में भी अफरा तफरी मची है। उधर उत्तरकाशी में भी बारिश से बेहाली नजर आ रही है। 6 तस्वीरें बिजनौर से लेकर पीलीभीत, चंपावत, जोशीमठ, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की आप देखिए किस तरह बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें टूट गई हैं, लबालब पानी सड़कों पर भरा हुआ है, नदियां नाले अपने उफान पर हैं। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां भी आधी रात के बाद तेज हवाएं चली, तूफान आया और झमाझम बारिश हुई। आज सुबह से भी रुक रुक कर बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है। तो मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस तरह का मौसम बना रह सकता है दिल्ली एनसीआर और यूपी उत्तराखंड के लिए। और हर तरफ बारिश की ये तस्वीरें, उसके साथ आई हुई बदहाली की भी कहानी कह रही हैं। यूपी हो या उत्तराखंड, दोनों ही राज्यों के कई इलाके ऐसे जहां पर पानी लबालब है तेज बारिश की वजह से। कहीं कहीं लोग फंसे हैं, कहीं गाड़ियां जो है हादसे का शिकार हो गई हैं, कहीं पुल टूट गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बीच बदायूं से एक बड़ी खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और कार की जबरदस्त टक्कर हुई है। बदायूं से खबर, ये जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई है बदायूं में। भीषण सड़क हादसे में बदायूं में 4 लोगों की मौत हो गई है। बदायूं के कस्बा बिसौली में मंडी समिति के सामने पिकअप की और कार की टक्कर हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई है और पिकअप की और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी भी है। किसकी गलती थी अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जोरदार टक्कर हुई है, यानी कि दोनों ही गाड़ियां तेज रफ्तार में तो रही होंगी। 4 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त बदायूं से खबर, पिकअप और कार की टक्कर हुई है। आमने सामने की टक्कर और टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। उधर यूपी में सीटी स्कैन के दाम तय कर दिए गए हैं। यूपी सरकार ने सीटी स्कैन के रेट्स फिक्स किए हैं। 16 स्लाइड्स तक 2000 रुपए देने होंगे और 16 से 64 स्लाइड्स तक का सीटी स्कैन 2250 रुपए में होगा। और 64 स्लाइड्स की बात करें, यानी 64 स्लाइड्स और उससे ज्यादा का यदि सीटी स्कैन है तो वो 2500 रुपए में किया जाएगा। HR सीटी स्कैन की इस कीमत में पीपीई किट, सैनिटाइजेशन समेत अन्य खर्च भी शामिल है। 16 स्लाइड्स का सीटी स्कैन 2000 रुपए, 64 से ऊपर स्लाइड्स का 2500 रुपए से ऊपर दाम होगा, लगभग 2500 रुपए, और 16 से 64 स्लाइड्स का 2200 रुपए दाम होगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कहीं भी सीटी स्कैन कराना है तो ये दरें तय कर दी गई हैं। तय दरों से ज्यादा यदि वसूली होगी तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के निर्देश पहले अस्पतालों को भी दिए जा चुके हैं कि तय दरों से ज्यादा वसूली मरीजों से ना हो। तो अब डायग्नोसिस यानी टेस्टिंग में भी इसका ध्यान रखा जा रहा है। 16 स्लाइड्स तक का सीटी स्कैन उत्तर प्रदेश में 2000 रुपए में होगा और 16 से 64 स्लाइड्स तक का सीटी स्कैन 2250 रुपए, उसके लिए रेट फिक्स किया गया है। और यदि सीटी स्कैन 64 स्लाइड से ज्यादा का है तो उसके लिए दर तय हुई है 2500 रुपए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सीटी स्कैन के दाम फिक्स कर दिए गए हैं। यूपी सरकार ने ये नए रेट जारी किए हैं और इन्हीं रेट्स पर अब लोगों को ये टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध होगी। यदि इससे ज्यादा कोई वसूली करता है तो वो दंड के दायरे में आएगा। तो अहम खबर, निश्चित रूप से कोरोना काल, ब्लैक फंगस और कई तरह की जो बीमारियां हैं इस दौरान लोगों में देखी जा रही हैं, उसके लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है। सीटी स्कैन की जो अहमियत है वो RT-PCR कई फॉल्स नेगेटिव के बाद एकदम से बनकर के उभरी है। मरीजों को सीटी स्कैन के लिए भी भेजा जाता है। कई और सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए वसूली ज्यादा ना हो, मनमाने रेट ना वसूले जाएं, आम आदमी की जेब पर बोझ ना बढ़े और उसको टेस्टिंग की आड़ में किसी भी तरह की वसूली का शिकार ना होना पड़े। उसके लिए यूपी में सीटी स्कैन के दाम तय कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के लिए बड़ी पहल की है और जल्द ही ऑक्सीजन को लेकर प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा और दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश में युद्ध स्तर पर 485 ऑक्सीजन प्लांट में से 290 ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है, जबकि 167 के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश हो रहा है और यूपी में 290 ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है। 167 ऑक्सीजन प्लांट ऐसे हैं जिनका प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को। यूपी के सभी जिलों में ऑक्सीजन का पर्याप्त बैकअप भी अभी है। 24 घंटे में 753 एमजी ऑक्सीजन की आपूर्ति भी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये काम फर्स्ट वेव में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट वेव में कार्य नहीं किया गया तो सेकंड वेव में हर किसी को सांसों के लिए जूझना पड़ा। पूरा उत्तर प्रदेश हांफने लगा था, कई लोगों की मौत हो गई, मृत्यु दर बढ़ गई और अब जाकर जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे, क्योंकि पहले से होना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, अभी कितने मीट्रिक टन खुद उत्तर प्रदेश बना पा रहा है ऑक्सीजन, कितना बाहर से आ रहा है और ये जो प्लांट्स लग रहे हैं ये कब तक पूर्णतः काम करना शुरू कर देंगे? देखिए, जो 400 से ज्यादा प्लांट की योजना है, इनमें अगर बात की जाए तो 167 प्लांट ऐसे हैं जिनके लिए केंद्र को प्रस्ताव जा चुके हैं और बाकी के जो प्लांट हैं, अगर बात करें 200 से ज्यादा, तो उनके ऊपर इस समय देखिए कार्रवाई चल रही है राजीव। कई जगह पर काम जो है तेजी के साथ है, पूरा होने की तरफ है और योजना यही है कि किसी भी तरह से डिपेंडेंसी जो है उत्तर प्रदेश की ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर, उसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि इस समय जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की समस्या आई तो सभी ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलानी पड़ी, बोकारो से यहाँ पर ऑक्सीजन को मंगाना पड़ा और बाकी जिलों में भिजवाना पड़ा। ये स्थिति ना आए, क्योंकि शैलेश, एक सवाल ये है शैलेश, एक आरोप ये लगने लगा है कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, कुछ जगहों पर अधिकारियों की, कुछ जगहों पर प्राइवेट प्रबंधन की सेटिंग है, सेटिंग उनके साथ है जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर में स्पेस नहीं है ये कहा जा रहा है और इसकी वजह से ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगता है, चाहे वो पीएम केयर फंड से लग रहा हो या दूसरे तरीकों से लग रहा हो। तो इन आरोपों में कितनी सत्यता है, कितने सही है, कितने गलत है? राजीव, देखिए, लगातार खाली ये आरोप ही नहीं है, बल्कि मैं इस चीज और आपको बताएं कि अभी बीच में कुछ अस्पतालों ने ये कहकर, जब कोरोना अभी बहुत ज्यादा तेज था तो उस समय कुछ अस्पतालों ने ये कहा कि उनके यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बाहर नोटिस चस्पा कर दिए कि जो तीमारदार हैं वो अपने मरीजों को यहाँ से ले जाए। इसके बाद जांच कराई गई तो मामला ही अलग निकला, पता चला कि वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध थी पहले से। यानी कहीं ना कहीं जो बात अभी आपने कही सेटिंग वाली, कहीं ना कहीं जो उनकी मंशा थी वो ठीक नहीं थी। और ये सोचिए कि जिस समय किसी की सांसें टूट रही हैं, किसी की सांसें उखड़ रही हैं, उस समय भी वो ऑक्सीजन होते हुए वहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बाकायदा लिखित नोटिस चस्पा कर रहे हैं और मरीज को वहाँ से ले जाने के लिए बोल रहे हैं, जबकि जानते हैं कि इस समय मरीज को शिफ्ट करना, ऑक्सीजन सपोर्ट से हटाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो देखिए, बिल्कुल ये बात गलत नहीं है कि कहीं ना कहीं कई ऐसे अस्पताल हैं जिनकी अपनी सेटिंग है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते। लेकिन देखिए, अब क्योंकि सरकार जो है उसने जब सख्ती की है और कई अस्पतालों ने खुद आगे आकर अपने यहाँ इस तरह से ऑक्सीजन प्लांट को लगवाने के लिए सहमति भी दी है, लगवाने शुरू भी कर दिए कुछ निजी अस्पतालों ने, तो कह सकते हैं कि जो मान रहे हैं आत्मनिर्भर बन रहा है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन के मामले में। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज टीम 9 के साथ रूटीन बैठक करने जा रहे हैं सीएम योगी। सुबह 9 बजे टीम 9 के साथ सीएम की अहम बैठक है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोविड कर्फ्यू बढ़ाने पर इस बैठक में फैसला हो सकता है और कुछ रियायत के साथ 31 मई तक कर्फ्यू बढ़ सकता है। कोरोना और ब्लैक फंगस के ताजा हालात पर भी चर्चा होगी। तो आज सुबह 9 बजे टीम 9 के साथ सीएम की रूटीन बैठक है, लेकिन इसमें 2 अहम फैसले हो सकते हैं। एक तो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने पर, और खबर यह भी आ रही है कि कुछ शर्तों के साथ, कुछ ढिलाई के साथ 31 मई तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के ताजा हालात पर भी चर्चा होगी। और ये बैठक इसलिए भी अहम है कि एक और जहां कोरोना के आंकड़े गिर रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
यूपी में ही करीब 300 मरीज ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं और लगभग 19 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालात ये है कि राजधानी लखनऊ में हर घंटे एक ब्लैक फंगस का मरीज मिल रहा है। करीब 96 मरीज केजीएमयू में भर्ती हैं और लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस का खौफ अब मेरठ में है। और ज्यादा चर्चा के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, लखनऊ से बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है और वो ये कि हर घंटे ब्लैक फंगस का एक केस यहां मिल रहा है। जी बिल्कुल आस्था, लखनऊ में स्थितियां बहुत गंभीर हैं और यहाँ पर जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको लेकर शासन ने सारे इंतजाम किए हैं। सारा फोकस इसी पर है, जिस तरह से कोरोना को पिछले 20 दिनों में संक्रमण को काबू में किया गया है, लेकिन अब ब्लैक फंगस बड़ी चुनौती है और कोरोना संक्रमित जो हैं, जो गंभीर लक्षण वाले हैं, उनको ये फंगल इन्फेक्शन सामने आ रहा है। तो लखनऊ में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और मौतों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि इसमें जो मरने वाले हैं और जो संक्रमित हैं वो ज्यादातर लखनऊ के नहीं है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के जनपदों के हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर अस्पताल बड़े हैं, सुविधाएं ज्यादा हैं। आपको बता दें कि हर जनपद में एक अस्पताल ब्लैक फंगस के लिए बनाया गया है, लेकिन लखनऊ में 5 सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल भी बनाए गए हैं जहां पर ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं जिनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और जिनको ट्रेनिंग दी गई है, इसके जो पहचान है फंगस की और उसका जो उपचार है उसके लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। तो इस तरह के पीजीआई जो सुपर स्पेशलाइज्ड अस्पताल है वहां पर ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है। दवाओं की जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं और जो गंभीर मरीज हैं उनकी मौतें भी हो रही हैं। जो जिस तरह से जो कोरोना के पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन उनको हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो कैंसर के मरीज हैं और उनकी कैंसर की दवाएं, स्टेरॉइड चल रहे हैं, उनको भी इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर लखनऊ में स्थितियां नाजुक हैं। ब्लैक फंगस को लेकर जो सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम गठित की है और पल पल की नज़र जो अपडेट है, डॉक्टरों के संपर्क में है। जो मरीज की जानकारी है, उन्होंने कहा है कि हर एक मरीज, चाहे लखनऊ हो चाहे प्रदेश का कोई भी जनपद हो, छोटे से छोटा जनपद, वहां पर ब्लैक फंगस के जो भी मरीज हैं उनकी जानकारी शासन स्तर पर मांगी गई है। उनके बारे में एक एक जानकारी मांगी गई है, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनका जो फैमिली मांगी गई है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आप बता रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हैं उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में भी, जहां पर बड़े बड़े अस्पताल हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर और सफाई के दौरे पर जाने वाले हैं और कोरोना की रोकथाम को लेकर जो तैयारियां हैं उनको देखने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सबसे पहले सैफई जाएंगे। सैफई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम, वहां पर जो कोविड मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो उसके जो है स्थितियों को देखेंगे, ताजा हालातों को देखेंगे, इंतजामों को परखने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सैफई के बाद कानपुर मंडल के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। तो सैफई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कानपुर का। तो मिनट टू मिनट उनके कार्यक्रम। लखनऊ में बैठक के बाद सैफई के लिए रवाना होंगे। 11:15 पर एथलेटिक्स स्टेडियम सैफई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनके। तो सैफई यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़, मुलायम अखिलेश का गढ़, वहां जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर कोविड के क्या इंतजाम है, रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा रहा है, अस्पतालों से लेकर अधिकारियों तक क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, ये सब वो जानेंगे, बैठक करेंगे। तो उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम। और सैफई मेडिकल कॉलेज में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। फिर दोपहर 1:15 पर कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कानपुर मंडल के अधिकारियों के साथ वर्चुअली मुख्यमंत्री को संवाद करना है। फिर शाम को 4:30 बजे कानपुर में ही मीडिया ब्रीफिंग, यानी कि मीडिया से रूबरू होंगे कि सैफई और कानपुर में हालात क्या है। उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। और अब पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में फूलमाला दुकानदार आपस में भिड़ गए। मंगरा गौरी इलाके में हुई इस मारपीट का वीडियो वायरल भी हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जौनपुर में लापरवाह अस्पताल पर भी प्रशासन की टीम ने कार्रवाई नहीं की। यहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर छापेमारी में अनियमितताएं मिली थी। एक मरीज से 8 दिन में 1,60,000 रुपए वसूल लिए गए। अब विधायक ने एक्शन की मांग की है।
मिर्जापुर में लॉकडाउन का पालन केवल कागजों में होता दिखाई दे रहा है। यहां ज्यादातर दुकानें खुली रहती हैं और बाजारों में भी भीड़भाड़ नजर आती है। गाजीपुर में ग्राम विकास मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि उन्होंने कोरोना काल में सिर्फ 2 काम किए, आजम खान से मिले और बाराबंकी में विवादित मस्जिद का पक्ष किया। अपने संसदीय क्षेत्र भी गए नहीं। गोरखपुर में लिवर की बीमारी से जूझ रहे 4 साल की बच्ची की सीएम योगी ने मदद की है। मदद का वीडियो वायरल होते ही सीएम ने 10 लाख की मदद की। 4 साल की शिवा पांडे दिल्ली में भर्ती है। कुशीनगर में गांव-गांव टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। सभी ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम वैक्सीन लगा रही है, जिससे लोग खुश हैं। देवरिया में कोरोना से 4 लोगों की मौत के बाद 8 बच्चे अनाथ हो गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि ये अनाथ बच्चे अब अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं। बलिया में एक मां की कोरोना की वजह से मौत के बाद 4 बच्चे अनाथ हो गए हैं। प्रशासन ने आर्थिक मदद की बात कही है। अभी ये बच्चे बेबस होकर परेशानी से जूझ रहे हैं। पिता की कैंसर से मौत के बाद मां ही बच्चों को पाल रही थी। भदोई में सड़क हादसे से घायल हुए शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। अज्ञात वाहन से टक्कर से बाइक सवार शख्स घायल हुआ था। बताया जा रहा है कि ये शख्स शादी का कार्ड बांटने के लिए निकला था। इस बीच टक्कर के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया। आजमगढ़ के तरवा थाने में मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मामले में पूछताछ। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ हुई है। और चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए आगरा जिला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। एसएन मेडिकल कॉलेज में 6 वार्ड्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें मरीजों को रखा जाएगा। आगरा में अभी तक 4 सस्पेक्टेड मामले सामने आए हैं, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो यूपी में ब्लैक फंगस के मरीज हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 19 से ज्यादा लोगों की मौत यूपी के अंदर हो चुकी है। लखनऊ में हर घंटे ब्लैक फंगस का एक नया केस मिल रहा है। केजीएमयू की बात करें, यहां पर 96 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं और लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा मरीज मेरठ में हैं। तो यूपी में ब्लैक फंगस के मरीजों की जो तादाद है वो 300 के पार पहुंच चुकी है। और आज टीम 9 की बैठक में ब्लैक फंगस को लेकर सीएम योगी अधिकारियों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। ये एक नया खतरा, एक बड़ी चुनौती बनके सरकारों के लिए उभर रहा है। केजीएमयू में ही ब्लैक फंगस के 96 केस हैं और उसके बाद मेरठ में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, केसेस की बात की जाए तो जनपद आगरा में हमारे एसएन मेडिकल में 6 वार्ड की हम लोगों ने एक अपनी व्यवस्था कर ली है। डॉक्टर अखिल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक टोटल 4 सस्पेक्ट केसेस आए हैं, बट कोई कंफर्म केसेस ब्लैक फंगस का नहीं आया है। हमें मुख्यालय से इसकी जो मेडिसिन है वो भी आ गई है। पब्लिक एट लार्ज को हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने डायबिटिक और ब्लड कंट्रोल, जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल में रखें। और अगर कोई भी सिम्टम्स आता है, सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन ही इसका है, इसलिए तुरंत अपने को एडमिट करा लें ताकि आपका इलाज शुरू हो जाए। जो आईएमए हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम लोगों ने, और अपने एसएन मेडिकल और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्लीननेस के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। और अब बात करते हैं फंगस के ब्लैक एंड व्हाइट चक्रव्यूह की, क्योंकि अभी ब्लैक फंगस से निपटने के उपाय खोजे जा रहे थे कि अब एक और फंगस ने खतरे की घंटी बजा दी। और इस फंगस का नाम है व्हाइट फंगस, जिसे चिकित्सकीय भाषा में कैंडिडा कहते हैं। लेकिन जब ये रक्त यानी खून में पहुंच जाता है तो इसका नाम कैंडिडिमिया हो जाता है। और डॉक्टर इस बहरूपीय फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। तो कितना खतरनाक है ये व्हाइट फंगस, ये आप जान लीजिए। नाखून, मुंह के भीतरी हिस्से, आमाशय, किडनी, आंतें, गुप्तांगों के साथ मस्तिष्क तक में ये पहुंच जाता है। और सभी राज्यों को यह अलर्ट जारी किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि सभी लोग अब इस फंगस से निपटने के लिए खुद को तैयार कर लें। और अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या रहने वाला है खास, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कि दिन भर क्या रहने वाला है खास। आज सिफाई और कानपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पहली बार
मुलायम और अखिलेश के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले। यहां पर कोरोना संक्रमण की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गांव सैफई का दौरा करेंगे। सैफई के बाद दोपहर में ही कानपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रवाना होना है। कानपुर मंडल के अधिकारियों के साथ वर्चुअली एक बैठक, एक मीटिंग जो वर्चुअली होनी है। कानपुर में हालातों का जायजा लेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा आज टीम 9 के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ देर के बाद करीब 9 बजे मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि आज बैठक में कोविड कर्फ्यू को लेकर फैसला हो सकता है। कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक ये कोविड कर्फ्यू बढ़ सकता है। टीम 9 के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री दौरे के लिए निकलेंगे, लिहाजा बहुत जल्दी सूचना मिल सकती है कि कोविड कर्फ्यू का भविष्य क्या होगा, क्या रियायतें आपको मिलेंगी, क्या नहीं। इसके अलावा यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग करने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में एक बार फिर से आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे पहले यूपी सरकार का पक्ष रखा जाएगा। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, क्या रहेगा खास। उत्तराखंड में आज भी बदला रहेगा मौसम, कई जगहों पर बारिश हो सकती है आशंका मौसम विभाग ने जताई है और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। एक बार फिर से कई दिनों से बारिश का दौर जारी है और इस बीच में राहत अभी मिलने की उम्मीद कम। इसके अलावा आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत गढ़वाल के दौरे पर, आज भी कई जिलों का दौरा करेंगे आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत और आपदा प्रबंधन की समीक्षा धन सिंह रावत करेंगे। तो श्रीनगर विधानसभा से विधायक हैं, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं और उनका गढ़वाल क्षेत्र का ये दौरा और बैठक उनको करनी है। तो यूपी और उत्तराखंड में क्या रहेगा खास, ये आपने जाना और इन खबरों को लगातार हम आगे भी ट्रैक करते रहेंगे। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए गंगा सवेरा।